गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो इससे पहले कल क्लास हुई थी उसमें हमने बेसिडियोमाइकोसिटीज़ का मेंबर पक्सीनिया पर बात स्टार्ट की थी। हमने कल की क्लास में पक्सीनिया के जो जनरल थैलस स्ट्रक्चर थी, जनरल फीचर्स और सिस्टमेटिक पोजीशन के साथ उसके फर्स्ट टाइप का जो स्पोर था यूरिडोस्पोर्स, उस टॉपिक पर हम बात कर चुके थे। यूरिडोस्पोर्स का जो जर्मिनेशन होता है वो एशियोस्पोर से होता है। एशियोस्पोर से ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम का डेवलपमेंट करता है और वीट प्लांट जो कि इसका प्राइमरी होस्ट होता है उसको ये इन्फेक्टेड करता है। ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू चलता रहता है और ये जो सीज़न रहता है वो ऑलमोस्ट हमारा विंटर और स्प्रिंग सीज़न के बीच का जो टाइम होता है, जनवरी, फरवरी और मार्च वाला सीज़न, उस टाइम पर ये यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जो ये यूरिडोस्पोर्स बनते हैं वो यूरिडोस्पोर्स इसके प्राइमरी होस्ट यानी वीट के अंदर पिस्टल्स की फॉर्म में ये पहले दिखाई देते हैं। देन ये यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होने के बाद ये यूरिडोस्पोर्स क्या करते हैं, अगेन जर्मिनेट होकर के वीट प्लांट को ही इन्फेक्टेड करते हैं। तो इसीलिए ये रैपिडली इनमें इन्फेक्शन का प्रोसीजर होता है, तो ये बहुत जल्दी वीट की क्रॉप को ख़त्म कर देते हैं। अब क्या होता है कि जब ये यूरिडोस्पोर्स बन जाते हैं, जिस जगह ये बन रहे हैं, जैसे वीट प्लांट के अंदर बन रहे हैं, तो ये उस जगह अपना बहुत सारा माइसीलियम वहाँ पर बनाते चले जाते हैं। देन जब ये नए होस्ट के अंदर, नए होस्ट यानी वीट प्लांट को ये इन्फेक्टेड करते हैं, तो ये वीट प्लांट को जब इन्फेक्टेड करते हैं तो अपने जर्म ट्यूब के थ्रू एक माइसीलियम डेवलप करते हैं और ये एपिडर्मल जो टिश्यू है उसको पेनिट्रेट करते हुए होस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं। जब ये एंटर करते हैं तो अगेन कुछ टाइम तक तो ये यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन ही करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है और ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में आ जाती है तो उस टाइम पर ये यूरिडोस्पोर्स का जहाँ माइसीलियम है उसी माइसीलियम पर टेलिटोस्पोर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो यूरिडोस्पोर्स का माइसीलियम है वो स्टार्टिंग में पहले यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है और जैसे ही टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग नहीं रहता, इट्स कन्वर्टेड इनटू टेलिटोस्पोर्स। तो यूरिडोस्पोर्स के माइसीलियम पर ही टेलिटोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यूरिडोस्पोर्स का जो स्पोर है, यूरिडोस्पोर्स जो है वो यूनिसेल्युलर ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है। यूनिसेल्युलर डाइकैरियोटिक दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ओवल शेप स्ट्रक्चर है और इसमें स्टॉक प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके अपोजिट जो हमारा टेलिटोस्पोर्स होता है ये कॉनिकल शेप होता है, इस तरीके से फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, डाइसेल्युलर, ये एक सेल है और ये दो सेल, डाइसेल्युलर या बाइसेल्युलर हम इसको कहते हैं। इसके साथ ही स्टॉक्ड कंडीशन होती है। यहाँ पर देखिए ये जो हर सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो दो सेल है और हर एक सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ये दोनों न्यूक्लियाई बाद में जाकर के आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, कैरियोगेमी का प्रोसेस कर लेते हैं। जब ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिन कैरियन कंडीशन। दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए हैं। साथ ही इस केस में जो यूरिडोस्पोर्स थे उसमें 4 जर्म ट्यूब प्रेजेंट थी, 4 जर्म पोर से जिसका फॉर्मेशन हुआ है। इस केस में एक जर्म पोर तो ये टॉप रीजन पर प्रेजेंट होता है और दूसरा जर्म पोर जो है ये दो पार्टीशन जो है उनके बीच जो सेप्टा है उस सेप्टा पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर टोटल 2 जर्म पोर प्रेजेंट होती है और इन जर्म पोर से 2 जर्म ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है। टेलिटोस्पोर्स बनते कहाँ हैं? वीट प्लांट के अंदर ही बनते हैं, उसी माइसीलियम पर बनते हैं जहाँ पर यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उस माइसीलियम पर ये कंटिन्यूस बनते चले जाते हैं कई फेजेस में। जो स्टार्टिंग है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि मार्च का एंडिंग, ऑलमोस्ट मार्च या मिड मार्च, तो ये मिड मार्च तक यूरिडोस्पोर्स और टेलिटोस्पोर्स जो है वो आपको एक साथ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है इन्फेक्टेड लीफ स्टेम के अंदर। बाद में यूरिडोस्पोर्स जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है इसलिए, और टेलिटोस्पोर्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है। इस केस में हमने जब वीट में इन्फेक्शन कर रहे थे तो जो पिस्टल्स का फॉर्मेशन हो रहा था रेड और ऑरेंज ब्राउन कलर का, उसे हम कह रहे थे यूरिडोसोरस। इस केस में से बोलेंगे टेल्यूटोसोरस, टेल्यूटोसोरस। और इन टेल्यूटोसोरस पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? टेल्यूटोस्पोर्स का।
तो ये टेलिटोस्पोर्स की स्पेशलिटी है कि यह एक तो कॉनिकल शेप होती है, बाइसेलुलर स्ट्रक्चर है, डाइकैरियोटिक होता है और साथ ही इसमें एक आपको कवरिंग दिखाई दे रही है, वो थिक वॉल कवरिंग है। ये थिक वॉल कवरिंग इसलिए होती है क्योंकि ये जब बनते हैं तो उसके बाद में वीट का जो क्रॉप है उसका कटिंग हो जाता है, तो ये रेस्टिंग फेज होती है टेलिटोस्पोर्स, जिसके कारण ये या तो उस वीट प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं कटिंग होने के बाद में, या फिर ये सॉइल के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो ये चारों तरफ से एक थिक वॉल से कवर्ड रहते हैं, इस तरीके से मोटी भित्ति इसके ऊपर लगी हुई रहती है। 2 डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, डाइकैरियन प्रेजेंट होता है और 2 जर्म ट्यूब के थ्रू ये जर्मिनेट कर जाते हैं। अब जब टेलिटोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया है तो यहाँ पर आने तक वीट की कटिंग होती है। वीट की कटिंग होने के बाद में जो भी टेलिटोस्पोर्स है या तो वो वीट क्रॉप में ही रहते हैं और या फिर वो क्या करेंगे, सॉइल के कांटेक्ट में आ जाएंगे। जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगी, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहेगा लेकिन ह्यूमिडिटी रहेगी, तो उस ह्यूमिडिटी वाले टेम्परेचर पर ही एक नए स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है, एक नए स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स बनेगा किसके जर्मिनेशन से? टेलिटोस्पोर्स के जर्मिनेशन से। तो ये टेलिटोस्पोर्स कुछ टाइम तक तो रेस्टिंग फेज में सॉइल में पड़े रहेंगे या वीट क्रॉप के अंदर रखे हुए रहते हैं, और उसके बाद में यहाँ से जर्म ट्यूब जो निकलती है, 2 जर्म ट्यूब, एक तो इसके टॉप रीजन से है और एक इसके सेप्टेड पार्ट से है। यहाँ से 2 जर्म ट्यूब निकलेगी और जर्म ट्यूब से जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है वो बाहर निकलता है। ये एक तरीके का प्राइमरी माइसीलियम ही होता है और इस प्राइमरी माइसीलियम को कहते हैं प्रोमाइसीलियम या बेसिडियम। प्रोमाइसीलियम और बेसिडियम। तो ये बना है जो हमारे टेलिटोस्पोर्स हैं, उनके टेलिटोस्पोर्स से 2 जर्म ट्यूब निकले 1 और एक यहाँ से निकलेगी। ये जो डाइकैरियोटिक, जो सिनकैरियन के बाद डाइकैरियोटिक ये हमारा न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई इस ट्यूब के अंदर आ जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोमाइसीलियम और बेसिडियम। जैसे ही ये यहाँ पर इस जर्म ट्यूब में आता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, मियोसिस का प्रोसेस हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। तो मियोसिस का जैसे ही प्रोसेस होता है, ये डाइकैरियन जो है न्यूक्लियस, ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से 4 न्यूक्लियाई अरेंज हो जाते हैं और हर एक न्यूक्लियाई के बीच में एक सेप्टा फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिडियोस्पोर्स के केस में पॉजिटिव स्ट्रैंड और नेगेटिव स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि 4 बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं इसलिए उसमें से 2 पॉजिटिव स्ट्रैंड होंगे और 2 नेगेटिव स्ट्रैंड एक जर्म ट्यूब वाले माइसीलियम के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो 4 और 4 टोटल 8 बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन 1 टेलिटोस्पोर्स के जर्मिनेशन से होता है। यहाँ पर जो हमारा डाइकैरियोटिक न्यूक्लियाई है, डाइकैरियन न्यूक्लियस है, वो मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं, ये जिस सेल पर अरेंज रहते हैं उसे हम कहते हैं बेसिडियल सेल या एपीबेसिडियम। इसके साथ ही बाद में ये न्यूक्लियाई जो हैं वो यहाँ पर, इस कंडीशन को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके की एक ब्रांचिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ब्रांच जो होती है उसी के ऊपर ये स्पोर्स बनते हैं, लगते हैं। तो यहाँ से ये मूव करके यहाँ तक आ गई, ये वाला यहाँ मूव कर जाएगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ये भी ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से ये भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो ब्रांचिंग हुई है डिवीजन से, इसे हम कहते हैं स्ट्रिग्मा, और इस स्ट्रिग्मा पर ये बेसिडियोस्पोर्स लग जाते हैं। तो 4 बेसिडियोस्पोर्स एक बेसिडियल सेल के अंदर प्रेजेंट है, जिसमें से 2 पॉजिटिव स्ट्रैंड के होंगे और 2 नेगेटिव स्ट्रैंड के होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन के लिए इसे किसी भी होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये केवल वीट के क्रॉप की कटिंग के बाद में जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो उसी टाइम पर ये जर्मिनेट कर जाता है। एक इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि अगर इसे सेकेंडरी होस्ट मिला है जल्दी,
तो ये आगे अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करता है, अदरवाइज ये बेसिडियोस्पोर्स जो हैं ये डिजेनरेट हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इसे सेकेंडरी होस्ट की ज़रूरत होती है। बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन के लिए इसे बिल्कुल लो टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसा हिल स्टेशन पर होता है। तो ये स्पोर जो है वो विंड्स के थ्रू या रेन्स के थ्रू डिस्पर्जल करके आगे वहाँ बारबरीज लीफ तक पहुँचते हैं और बारबरीज लीव्स को इन्फेक्टेड करते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दो स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन हुआ बेसिडियोस्पोर से, और ये सारे जो हैं ये एयर के अंदर आकर के एयर डिस्पर्जल हो जाएगा इनका, और ये आगे मूव कर जाएंगे कहाँ पर, बारबरीज लीफ को इन्फेक्टेड करने के लिए। जब ये बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया तो इन बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से ही पिक्निडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि बेसिडियोस्पोर्स मियोसिस के बाद में हैप्लॉइड हो गए थे, इसीलिए अब ये हमारी फेज़ कौन सी स्टार्ट हो रही है, हैप्लोफेज। इससे पहले वाली यानी यूरिडोस्पोर्स पिक्निडियोस्पोर्स तक की जो स्टेज थी और बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से पहले की स्टेज, वो सारी कैसी थी, हमारी डिप्लोफेज थी, डिप्लॉइड फेज थी। ये अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन्स के स्पोर्स थे, इन्होंने आकर के बारबरीज लीफ को इन्फेक्टेड किया, और जब हम देखते हैं तो बारबरीज लीफ का जो पार्ट होता है वो लीफ पार्ट, उस पर आपको इस तरीके से पिस्टल्स दिखाई देते हैं, रेड ब्राउन कलर करके बारबरीज वल्गैरिस की लीफ पर इस तरीके से पिस्टल्स दिखाई देते हैं। तो ये रेड और ब्राउन कलर के जो पिस्टल्स हैं, ये पिस्टल्स जो हैं ये बेसिडियोस्पोर्स के कारण, यहाँ पर इन्फेक्शन के कारण बने हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, पिक्निडियोस्पोर्स। जब ये बारबरीज लीफ को इन्फेक्टेड करता है तो इन जो हमारा बेसिडियोस्पोर्स है उसके कारण एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिक्निडियल कप। ये जो पिक्निडियल कप है इसे हम कहेंगे पिक्निडियल कप। और जब ये बेसिडियोस्पोर्स जो है ये स्पोर्स जर्म ट्यूब के थ्रू जर्मिनेट करेगा, तो जर्म ट्यूब के थ्रू जर्मिनेट करके ये इस तरीके का इलोंगेटेड माइसीलियम बना लेता है। बहुत सारा माइसीलियम बारबरीज की लीफ के अंदर बना लेता है, अपर एपिडर्मिस की साइड, वेंट्रल सरफेस पर नहीं, मतलब लोअर एपिडर्मिस पर नहीं, अपर एपिडर्मिस पर इस तरीके की फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और इस फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिक्निडियल कप। इस फ्लास्क स्ट्रक्चर के अंदर ही बेसिडियोस्पोर्स का बहुत सारा माइसीलियम जो है वो इलोंगेटेड हो जाता है, और इलोंगेशन के बाद एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज़ कॉल्ड पिक्निडियम माइसीलियम, या पिक्निडियम या स्पर्मेशियम भी इसको बोलते हैं। तो ये बनाएगा पिक्निडियम पार्ट। इन पिक्निडियम पर कुछ हाइफा तो अंदर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं, और कुछ हाइफा जो हैं वो बाहर की तरफ एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, एरियल सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। जब माइसीलियम का वेब ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो अपर एपिडर्मिस को ये बस्ट करके बाहर की तरफ भी निकल जाते हैं। इनके माइसीलियम पर इलोंगेशन से जो स्पोर्स बनेंगे दैट इज़ कॉल्ड पिक्निडियोस्पोर्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ क्योंकि बेसिडियोस्पोर्स कैसे बने थे, पॉजिटिव स्ट्रैंड्स के थे और नेगेटिव स्ट्रैंड्स के थे, तो यहाँ जो पिक्निडियो माइसीलियम बनेगा पिक्निडियम का, ये माइसीलियम भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड्स के ही होंगे, इसीलिए जो पिक्निडियोस्पोर्स बनेंगे वो भी कैसे होंगे, वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव टाइप के ही होंगे। इसके साथ ही ये जो माइसीलियम है ये अंदर की तरफ बना, जिसे हमने पिक्निडियम कहा, और इस पिक्निडियम के अंदर मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन हुआ। इन माइसीलियम पर पिक्निडियोस्पोर्स बने। ये पिक्निडियोस्पोर्स भी कैसे थे, नेगेटिव थे और पॉजिटिव थे। कुछ हाइफी बाहर की तरफ निकले, और ये थोड़े से रिसेप्टिव हाइफी होती हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सुअस हाइफी। इन फ्लेक्सुअस हाइफी जो है ये स्पर्मेटाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्पर्मेटाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है, जिसमें सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होता। कुछ हाइफी ही रिसेप्टिव हो जाते हैं और फ्यूज़न का प्रोसेस करवाते हैं। जैसे ही अब ये पार्ट पिक्निडियल कप बन गया है, ये सारा हमारा मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है, जिसे हमने पिक्निडियम माइसीलियम कहा। ये सारा एपिडर्मिस वाले रीजन पर एक
जो पोर होता है उस पोर से ओपन होता है और इस पोर्स को, इस छिद्र को हम कहते हैं ऑस्टियोल पार्ट। इस ऑस्टियोल पार्ट से क्या होगा, ये सारा पिक्निडियोस्पोर्स बाहर की तरफ आएगा। जब ये पिक्निडियोस्पोर्स बाहर निकलते हैं उस टाइम क्या होता है कि ये जो हमारा पिक्निडियल कप है, इस पिक्निडियम वाले पार्ट से कुछ नेक्टर ड्रॉप्स का सिक्रीशन होता है। नेक्टर ड्रॉप्स जो होती है ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। मकरंद हम इसे हिंदी में बोलते हैं कि मकरंद का स्त्रवण होता है जब ये पिक्निडियोस्पोर ओस्टियोल्स वाले रीजन से बाहर निकलते हैं तब। तो ये क्या होगा कि पिक्निडियल कप जो है या पिक्निडियम माइसीलियम जो है उससे नेक्टर ड्रॉप्स का सिक्रीशन होता है और इसके सिक्रीशन के कारण ये सारा ड्रॉप्स क्या है अपर आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, तो जब इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा तो ये जो पिक्निडियोस्पोर्स हैं ये इंसेक्ट्स के साथ में अटैच्ड हो जाते हैं और अटैचमेंट के बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड दोनों ही स्पोर्स जो होंगे पिक्निडियम के, वो दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड्स आपस में इन फ्लेक्सियस हाइफा के थ्रू जो है कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट होने के साथ में ये इनके न्यूक्लियाई जो है आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो एक प्रोसेस में तो इंसेक्ट्स हेल्प करता है कि वो आकर के यहाँ बैठा, कुछ पॉजिटिव स्ट्रैंड्स को लिया और कुछ नेगेटिव स्ट्रैंड्स को, देन उनके बीच की जो वॉल है, जैसे ये पॉजिटिव स्ट्रैंड का है और ये नेगेटिव स्ट्रैंड का स्पोर है, जब ये इंसेक्ट्स के कांटेक्ट में आए तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच हुए। इन दोनों की ये वाली जो वॉल है ये डिजेनरेट हो गई है और उसके साथ ही ये फ्यूज्ड हो गया, जिससे एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर का या डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। तो ये बन गया है हमारा डिप्लॉइड न्यूक्लियस। या तो इंसेक्ट्स के अट्रैक्शन से कई बार क्या होता है कि ये पिक्निडियोस्पोर्स जो है ये फ्लेक्सस हाइफा ऊपर की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में है तो ये मूव करेंगे। जैसे जैसे ये हिलते जाएंगे दो पिक्निडियोस्पोर्स आपस में टकराएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड्स के जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ में टकराते हुए फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिससे क्या बनेगा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाएगा आगे। तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा क्योंकि वो फ्यूज़ हो गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड के जो पिक्निडियोस्पोर्स थे वो फ्यूज़ हो गए हैं और फ्यूज़ होकर के वो क्या कराएंगे, डाइकैरियोटिक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे और इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा। कुछ रिसेप्टिव हाइफा होते हैं, बाहर की तरफ रहते हैं इस तरीके से बाइफर्गुलेटेड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड पैराफेसिस। इसके बाद क्योंकि अब ये फ्यूज़न हो गया था फ्लेक्सियस हाइफा के थ्रू और इंसेक्ट्स के थ्रू, तो ये स्पोर्स जो हैं ये डाइकैरियोटिक या डिप्लॉइड न्यूक्लियस वाले ये इसी बार्बरीज लीफ जिस पर इन्फेक्शन किया है उसी में ये नीचे लोअर एपिडर्मिस से इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये इन्फेक्शन करते हैं तो उस इन्फेक्शन के करने के टाइम पर वेंट्रल सरफेस पर लोअर एपिडर्मिस पर एक स्पेशल बेल शेप के कप का फॉर्मेशन होता है और इस बेल शेप के कप को हम कहते हैं एशियल कप। और यहाँ इस एशियल कप के अंदर जो माइसीलियम होता है उसे हम कहेंगे एसिडियम पार्ट। इस एसिडियम पार्ट पर वही इलोंगेशन होगा और इलोंगेशन के साथ में कुछ डाइकैरियोटिक सेल्स अरेंज होंगी। ये सारी डाइकैरियोटिक है क्योंकि यहाँ फ्यूज़न हो गया था। फ्यूज़न के बाद में जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस था उसके जर्मिनेशन से डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा एशियल के अंदर। यहाँ पर ये सारा डाइकैरियोटिक जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है ये सब हर एक सेल के अंदर डाइकैरियोटिक ही रहेगा। यहाँ पर ये कंटिन्यू डिवीजन करता जाएगा और इस तरीके से सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ जो ये सेल बनती है ये दो तरीके की सेल होती है, एक सेल का साइज़ छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा और फिर एक बड़ा। तो जो बड़ी सेल होती है वो हमारी एसिडियम का फॉर्मेशन करती है, एसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी, और जो छोटी सेल होगी वो एक तरीके का डिसजंक्टर बनाएगी। डिसजंक्टर क्या होता है कि दो स्पोर्स को आपस में जोड़ने वाला पार्ट, इस तरीके से। तो छोटी सेल ने तो डिसजंक्टर्स बना लिया है और बड़ी वाली जो सेल है उन्होंने एसिडियम के थ्रू एसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर लिया है। तो एक जहाँ बार्बरीज लीफ में अपर एपिडर्मिस पर पिक्निडियल कप बन रहा था, वही
लोअर एपिडर्मिस पर एशियल कप का फॉर्मेशन होगा और साथ ही चेन में ये एशिडियोस्पोर्स जो हैं, ये एशियोस्पोर्स ये बनते चले जाएंगे। बाद में क्या होता है, ये डिसजंक्टर पार्ट जो है ये हट जाता है और हर एक एशियोस्पोर्स जो है वो फ्री हो जाएगा और फ्री होकर के किसके कांटेक्ट में आएगा, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में। इन एशियोस्पोर्स में ये कैपेसिटी नहीं होती है कि ये अगेन बारबरीज लीफ को इन्फेक्टेड कर सके, इसीलिए ये एशियोस्पोर्स है ना मूव करते हुए एयर के थ्रू अगेन वीट प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं और फिर अपने प्राइमरी होस्ट में अंदर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ये 5 टाइप के स्पोर्स जो हैं प्राइमरी होस्ट वीट के अंदर यूरिडोस्पोर्स, टेलिटोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं और सेकेंडरी होस्ट बारबरीज वल्गैरिस के अंदर पिक्निडियोस्पोर्स और एशियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो 2 फेजेस चलती है, हैप्लोफेज और डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज जो है वो वीट तक चलेगी, वीट में चलेगी, और हैप्लोफेज जो है वो हमारी बारबरीज लीफ के अंदर चलती है। यहाँ तक पक्सीनिया का जो हमारा मेंबर है उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जो कि स्पर्मेटाइजेशन की सेक्सुअल प्रोसेस थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोगों को इस पक्सीनिया का लाइफ साइकिल ड्रॉ करके मुझे सेंड करना है। हम कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।